नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CGPSC ड्रीम अकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ इतिहास का वीडियो सीरीज चल रहा है। यह वीडियो जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता ही होगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचायक, पुलिस भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि ये सारे के सारे एग्जाम जो है आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा और इसी के लिए जो वीडियो है बनाया गया है। ठीक है, तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी तक हम छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास को देख रहे थे। आज हम छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश को देखेंगे और यह इसका जो है पहला भाग होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट में भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे उत्तर के साथ साथ मैं यहाँ पे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, जो आपकी समझ को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो देखिए, यह रिवीजन वीडियो है। यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं ना तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें आंसर के साथ ही साथ काफी डिटेल्स भी मिलने वाला है। और दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है ना, सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, बस्तर की छिंदक नागवंश की स्थापना किसने किया? तो बस्तर की छिंदक नागवंश की स्थापना जो है नृपति भूषण ने किया है। तो नृपति भूषण जो है ये 1023 ईस्वी में जो है छिंदक नागवंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और यदि इसका शासनकाल की बात करते हैं तो इसका जो शासनकाल है 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी है। ठीक है, तो 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी इसका शासनकाल है। यदि हम इस वंश के राजधानी की बात करते हैं तो इस वंश का राजधानी जो है बारसूर है और साथ ही साथ दंतेवाड़ा है। ठीक है, तो दो राजधानी खास तौर पे हम इस वंश का देखते हैं। यदि हम उपाधि की बात करते हैं तो देखिए, इस वंश के शासक जो है ना भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। इसका उपाधि धारण करते हैं तो भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। और इनका जो शासन क्षेत्र है तो शासन क्षेत्र जो है चक्रकोट है, भ्रमरकोट है और बारसूर है। ठीक है, तो यह तीन जो है शासन क्षेत्र है इनका प्रमुख रूप से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नृपति भूषण। चलिए, अब हम यहाँ पे इसके प्रमुख शासक की बात करते हैं। तो इसके जो प्रमुख शासक है नृपति भूषण, जगदेव भूषण, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव प्रथम, कन्हर देव प्रथम, जयसी देव प्रथम, राजभूषण देव, इसी को सोमेश्वर द्वितीय भी कहा जाता है, जगदेव भूषण यानी कि नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय, हरिश्चंद्र देव। तो ये प्रमुख इसके शासक हैं। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं CGPSC CMO 2019 में जो है यह पूछा गया कि सोमेश्वर देव प्रथम यानी कि कुरुषपाल शिलालेख जो है किस शासक से संबंधित है। ये क्वेश्चन CGPSC प्री एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। दूसरा, सोनारपाल शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये जयसी देव प्रथम से संबंधित है। अगला देखिए, कन्हर देव द्वितीय के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। तो हो सकता है आने वाले समय में जो है और कुछ न कुछ एग्जाम में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ दे। देखिए, इसके प्रमुख शासक को याद करने की ट्रिक है, याद रखिएगा, नृधाम, सो, कजरा, जगहरी। ठीक है, हालांकि इसमें कन्हर देव फिट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। नृ से नृपति भूषण, ध से धारावर्ष, म से मधुरांतक देव, सो से सोमेश्वर देव प्रथम, क से कन्हर देव, ज से जयसी देव, र से राजभूषण देव, जग से जगदेव भूषण, फिर हरिश्चंद्र देव। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, ये प्रमुख शासक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? तो बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत जो है काकतियों ने किया था। कब किया था? तो 1324 ईस्वी में जो है इस वंश का समाप्ति हो गया था। किस वंश का? तो कोरापुट के नागवंश राज यानी कि छिंदक नागवंश की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, काकतियों ने 1324 ईस्वी में इस वंश को समाप्त करता है। तो समाप्त करने वाले जो शासक है वो काकती वंश के अन्नम देव है। ठीक है, तो अन्नम देव जो है हरिश्चंद्र देव को जो है युद्ध में पराजित करते हैं। कब करते हैं? तो 1324 ईस्वी में पराजित करते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है काकती जो है बस्तर क्षेत्र में अपना शासन करते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, इस समय जो अन्नम जो है ना हरिश्चंद्र देव की बेटी चमेली देवी को जो है विवाह के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। और जब चमेली देवी जो है विवाह के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं तो सत्ता संघर्ष के दौरान जो है चमेली देवी के साथ भी युद्ध होता है, जिसमें चमेली देवी हार जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बस्तर के लोक गीतों में चमेली देवी का जो है गीत हम देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए चमेली देवी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नृपति भूषण ने छिंदक नागवंश की स्थापना किस वर्ष किया?
तो मैंने इसका उत्तर पहले बताया है कि नृपति भूषण जो है छिंदक नागवंश की स्थापना जो है 1023 ईस्वी में करता है। देखिए, यदि हम नृपति भूषण का बस्तर आगमन की हम बात करते हैं, आपको पता ही होगा कि छिंदक नागवंश जो है बारसूर दंतेवाड़ा को जो है अपना राजधानी बनाता है। ठीक है, प्रारंभ में छिंदक नागवंश जो है बारसूर को अपना राजधानी बनाता है। यदि हम छिंदक नागवंश की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ आगमन इनका कैसा होता है, तो समझिएगा कि जो गुप्त काल जब था, भारत में जब गुप्त काल चल रहा था, 4वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो 4वीं शताब्दी में जब गुप्तों का शासन था, तो गुप्त जो है विंध्य क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और यहीं पर जो है छिंदक नागवंश का मूल क्षेत्र था। तो छिंदक नागवंश जो है विंध्य क्षेत्र से तेलंगाना चले जाते हैं और जिसकी एक शाखा जो है बस्तर में भी आ जाता है। तो ये जो है विंध्य क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, विंध्य क्षेत्र से इसकी एक शाखा बस्तर की ओर जाते हैं और दूसरी शाखा जो है तेलंगाना की ओर जाते हैं। ठीक है, या यूं कहा जाए तो विंध्य से तेलंगाना होकर जो है बस्तर एक शाखा जो है आती है। ठीक है, और इस तरह से 1023 ईस्वी में जो है छिंदक नागवंश का स्थापना होता है छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों, बस्तर के चक्रकोट में सर्वप्रथम जो है छिंदक नागवंशों का आगमन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छिंदक नागवंश की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? यदि हम छिंदक नागवंश की राजधानी की बात करते हैं तो दो राजधानी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, एक है बारसूर और दूसरा जो है दंतेवाड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो दो राजधानी जो है हमें इस वंश की देखने को मिलती है। तो प्रथम राजधानी जो है बारसूर है और द्वितीय राजधानी जो है इसका दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा राजधानी जो है कन्हर देव के द्वारा जो है स्थानांतरित किया जाता है बारसूर से दंतेवाड़ा की। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारसूर। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे दंतेवाड़ा भी है, हालांकि ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से जो है इसका उत्तर बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, छिंदक नागवंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, छिंदक नागवंश की यदि हम अंतिम शासक की बात करते हैं तो हरिश्चंद्र देव जो है छिंदक वंश का अंतिम शासक था, जो कि अन्नम देव के द्वारा जो है युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, और कब मारा जाता है? तो 1324 ईस्वी में। और 1324 ईस्वी में छिंदक नागवंश का समाप्ति होता है और काकतीय वंश का जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन, छिंदक नागवंशी शासक किसका उपाधि धारण करते थे? देखिए, यदि हम छिंदक नागवंशी शासक की बात करते हैं तो छिंदक नागवंशी शासक जो है ये भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नारायणपाल शिलालेख किससे संबंधित है? तो देखिए, नारायणपाल शिलालेख जो है गुंड महादेवी से संबंधित है। यदि हम गुंड महादेवी की बात करते हैं तो गुंड महादेवी जो है सोमेश्वर देव प्रथम की जो है माता है। और यदि हम इस अभिलेख की बात करते हैं तो देखिए, इस अभिलेख के अनुसार जो है सोमेश्वर देव प्रथम की मृत्यु के पश्चात जो है यह विशाल साम्राज्य जो है कन्हर देव को विरासत में मिला था। तो यही जानकारी जो है हमें नारायणपाल शिलालेख से मिलती है। चलिए कमेंट में आप उत्तर दीजिएगा कि कुरुशपाल शिलालेख जो है किस शासक से संबंधित है। अभी जस्ट मैंने इसका उत्तर दिया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रादित्य किसका सामंत है? देखिए, यदि हम चंद्रादित्य की बात करते हैं तो चंद्रादित्य जो है जगदेव भूषण धारावंश का शासक था। ठीक है, तो किसका शासक था? तो धारावंश का। यदि हम चंद्रादित्य की बात करते हैं तो देखिए, इसे सामंत भी बोला जाता है, सेनापति भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं सामंत बोला गया, कहीं कहीं सेनापति बोला गया, दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यदि हम चंद्रादित्य के निर्माण की बात करते हैं तो चंद्रादित्य जो है ये चंद्रादित्य तालाब का निर्माण करते हैं और दूसरा जो है चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर का निर्माण करते हैं। तो ये दो प्रमुख इसका निर्माण है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहला चंद्रादित्य तालाब और चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर। ठीक है, दोनों के दोनों जो है बारसूर में हम देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गंग महादेवी की छिंदक नागवंशी शासक की। तो देखिए, गंग महादेवी की यदि हम बात करते हैं तो गंग महादेवी जो है सोमेश्वर प्रथम की जो है पत्नी है और इसकी माता की बात करते हैं तो गुंड महादेवी जो है इसका पत्नी है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। देखिए, यदि हम सोमेश्वर देव प्रथम की बात करते हैं तो इसकी जो है 3 पत्नियां थी। ठीक है, तो इसकी 3 पत्नियां में पहला पत्नी जो है गंग महादेवी थी, दूसरा पत्नी की यदि हम बात करते हैं तो ये थी धारण महादेवी और तीसरा जो पत्नी है वो है सोलम महादेवी। तो 3 पत्नियां हैं, हालांकि क्वेश्चन में जो है गंग महादेवी के बारे से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कवर्धा का फणिनाग वंश का संस्थापक कौन है? यदि हम कवर्धा का फणिनाग वंश की बात करते हैं तो इसका जो संस्थापक है अहिराज देव। तो अहिराज देव जो है फणिनाग वंश का संस्थापक है। और यदि हम इस वंश का शासन काल की बात करते हैं तो देखिए इस वंश का शासन काल जो है 11वीं से 14वीं शताब्दी तक है। ठीक है, याद रख लीजिएगा 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। संस्थापक तो मैंने बताया अहिराज देव है। और इसके अन्य प्रमुख शासक की बात करते हैं तो देखिए इसका अन्य प्रमुख शासक के लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रख लीजिएगा। अगोरा मोनिंग देव, ये इसका जो है ट्रिक है। तो अगोरा मोनिंग देव जो है इसका ट्रिक है। अ से होता है अहिराज देव, गो से गोपाल देव, रा से रामचंद्र देव और मोनिंग देव तो अपने यहाँ पे मोनिंग देव ही है। अब यदि हम इस शासक की बात करते हैं तो अहिराज देव को क्या है, तो ये इस वंश के संस्थापक है। गोपाल देव की यदि हम बात करते हैं तो गोपाल देव जो है भोरम देव मंदिर का निर्माण करता है, ये आप याद रख लीजिएगा। और रामचंद्र देव जो है मड़वा महल और छेड़की महल का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, और मोनिंग देव जो है इस वंश का अंतिम शासक है। तो ये इस तरह से है फणिनाग वंश के प्रमुख शासकों के बारे से और उसके संस्थापक कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मड़वा महल का निर्माण किसने कराया था? यदि हम मड़वा महल की बात करते हैं तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया मड़वा महल का निर्माण जो है रामचंद्र देव के द्वारा किया गया था। तो रामचंद्र देव जो है मड़वा महल का निर्माण जो है 1349 ईस्वी में कराते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो मड़वा महल जो है ये विवाह मंडप है। आपको पता ही होगा रामचंद्र देव जो है ये कलचुरी राजकुमारी जो है अंबिका देवी से विवाह करते हैं। किससे विवाह करते हैं? तो कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से। और इसी विवाह के फलस्वरूप जो है मड़वा महल और छेड़की महल का निर्माण इनके द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मड़वा महल का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया मड़वा महल का निर्माण जो है 1349 ईस्वी में कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो देखिए भोरमदेव मंदिर का निर्माण जो है गोपाल देव के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? तो 1089 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस कौन सा शताब्दी में किया गया था, तो ध्यान रखिएगा यह ईस्वी की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं 11वीं शताब्दी। ठीक है, देखिए भोरमदेव मंदिर की बात करते हैं तो गोपाल देव के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। कब कराया जाता है? तो 1089 ईस्वी में, यानी कि 11वीं शताब्दी में। यह भोरमदेव मंदिर जो है छपरी के निकट चौरा ग्राम में स्थित है। छपरी के निकट चौरा ग्राम में स्थित है जो कि कबीरधाम जिला में पड़ता है। देखिए इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो लक्ष्मण देव राय के द्वारा जो है भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया है। शैली की बात करते हैं तो नागर शैली बोलिए या चंदेल शैली बोलिए या सप्तभूमि शैली बोलिए, तो तीनों में से किसी भी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि नागर शैली चंदेल शैली को लेकर एग्जाम में पूछा गया है। यदि हम भोरमदेव मंदिर की बात करते हैं तो इसे जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर के समान जो है। और ध्यान रखिएगा भोरमदेव मंदिर की जो कलाकृतियां है मूर्तियों के कारण जो है इसे कला तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, भोरमदेव मंदिर को जो है कला तीर्थ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस वर्ष में कराया गया? तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण जो है 1089 ईस्वी में कराया गया है। अगला क्वेश्चन, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया भोरमदेव मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शैली में कराया गया है। ठीक है, साथ ही साथ इसे जो है नागर शैली भी कहा गया है और सप्तभूमि शैली भी कहा गया है। ठीक है, तो नागर शैली, सप्तभूमि शैली, चंदेल शैली, ये तीनों शैली एक ही है जो कि भोरमदेव मंदिर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भोरमदेव मंदिर में किस देव की स्थापना किया गया है? देखिए यदि हम भोरमदेव मंदिर की बात करते हैं तो भोरमदेव मंदिर में जो है शिव भगवान का जो है स्थापना किया गया है। भोरमदेव मंदिर की यदि हम गर्भगिरी की बात करते हैं तो इसके गर्भगिरी में जो है शिव भगवान स्थापित है। अगला क्वेश्चन, कांकेर के सोमवंश की स्थापना किसने किया था? देखिए यदि हम कांकेर की सोमवंश की बात करते हैं तो कांकेर की सोमवंश की स्थापना जो है सिंहराज सिंह द्वारा कराया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे कांकेर के सोमवंश के बारे से थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए यदि हम कांकेर के सोमवंश की बात करते हैं तो इसका शासन काल जो है 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य रहा है। शासन क्षेत्र
कांकेर है, संस्थापक जो है सिंहराज है। यदि हम अन्य शासक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे वंशावली को समझिएगा। सिंहराज जो है सोमवंश के संस्थापक है कांकेर के, और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी जो है व्यागराज है। व्यागराज का उत्तराधिकारी बोपदेव, और बोपदेव के जो है 3 पुत्र हैं, कर्णराज, कृष्णराज और सोमराज। तो बोपदेव के बाद जो है ना, ये जो कांकेर का जो सोमवंश है 3 भागों में विभक्त हो जाता है, और यह 3 भाग जो है उनके तीनों बेटों में वितरित हो जाता है। कर्णराज को जो है सिहावा क्षेत्र मिलता है, कृष्णराज को जो है कांकेर क्षेत्र मिलता है, और सोमराज की यदि हम बात करते हैं तो सोमराज को जो है बस्तर क्षेत्र मिलता है। ठीक है, और यदि हम जानकारी की स्रोत की बात करते हैं तो जानकारी का स्रोत जो है सिहावा ताम्रपत्र जो कि कर्णराज का है, तहंका ताम्रपत्र जो कि पंपराज का है, और कांकेर अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है। तो ये 3 प्रमुख स्रोत है जो इस वंश के संबंध में जानकारी देता है। चलिए आगे देखते हैं, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित है? तो बाबू रेवाराम जो है मराठा काल से संबंधित थे और रत्नपुर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिहावा अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो यदि हम सिहावा अभिलेख की बात करते हैं तो सिहावा अभिलेख जो है ये 1191 ईस्वी का है, और सिहावा अभिलेख से जो है कर्णराज के बारे में जानकारी मिलता है। मैंने अभी आपको बताया कि बोपदेव के बाद जो है कांकेर का सोमवंश 3 भागों में बढ़ जाता है। तो कर्णराज जो है सिहावा क्षेत्र में शासन करते हैं, और इनके द्वारा लिखा गया जो ताम्रपत्र है सिहावा ताम्रपत्र है। और यदि हम इस ताम्रपत्र के बारे से जानकारी देते हैं तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि बोपदेव का पुत्र एवं सिहावा शाखा का प्रथम शासक था। तो कर्णराज जो है सिहावा क्षेत्र का जो है प्रथम शासक था। इस शासक ने कांकेर के सिहावा में 5 मंदिरों का निर्माण करवाया था, और 6ठे मंदिर का निर्माण जो है अपनी पत्नी भोपाल देवी के नाम से कराया था। तो ये जानकारी हमें सिहावा ताम्रपत्र लेख से मिलती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णराज। अगला क्वेश्चन देखिए, बोपदेव किस राजवंश का शासक? तो बोपदेव जो है ये कांकेर के सोमवंश से संबंधित है। यदि हम बोपदेव की बात करते हैं तो देखिए बोपदेव जो है व्यागराज का पुत्र और उत्तराधिकारी है। किसके उत्तराधिकारी है? व्यागराज का। ठीक है, और यदि हम इसके बारे से जानकारी की बात करते हैं तो तहनका पार ताम्रपत्र में जो है इस राजा के बारे से जानकारी मिलता है। इसके अनुसार जो है कांकेर का सोमवंश जो है 3 भागों में विभाजित हो जाता है, जो उनके तीनों बेटों में वितरित हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? यदि हम कलचुरी वंश की बात करते हैं तो पहले तो इसको समझ लीजिए। कलचुरी वंश की स्थापना जो है ना 1000 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा कराया जाता है? तो कलिंग राज। तो कलिंग राज के द्वारा जो है कलचुरी का स्थापना होता है। कहाँ होता है? तो तुमान में। तो तुमान में जो है सर्वप्रथम जो है इन्होंने शासन किया, और तुमान को जो है राजधानी बनाते हैं। ठीक, तो कलिंग राज के बाद जो है कमल राज जो है इस क्षेत्र में शासन करते हैं, और इसका भी राजधानी जो है तुमान होता है। फिर तीसरा शासक जो है रत्नराज या रत्नदेव प्रथम जो है इस वंश के तीसरे शासक बनते हैं, और इन्होंने जो है तुमान से जो है शासन प्रारंभ करता है, और 1050 की ईस्वी के आसपास जो है रत्नपुर राज की स्थापना करता है, और इसे ही अपनी राजधानी बनाता है। तो देखिए अंतिम कलचुरी शासक जो है रत्नराज प्रथम है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो सबसे लंबी अवधि तक यदि हम शासन की बात करते हैं तो कलचुरी वंश ही है। यदि हम कलचुरी वंश की बात करते हैं तो देखिए 1000 ईस्वी से जो है 1741 ईस्वी तक जो है ये प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। ठीक है, और वही अप्रत्यक्ष रूप से शासन की बात करते हैं तो 1741 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक जो है अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं, और किसके अधीन शासन करते हैं? तो मराठाओं के अधीन शासन करते हैं। तो सबसे लंबी शासन काल की यदि हम बात करते हैं तो कलचुरी वंश का रहा है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाजल्यदेव प्रथम। देखिए यदि हम जाजल्यदेव प्रथम के बारे से जानकारी लेते हैं तो इसका शासन काल जो है 1090 से 1120 ईस्वी तक चला है, जिसकी जानकारी का स्रोत जो है हमें रत्नपुर शिलालेख से प्राप्त होता है।
जाजरदेव प्रथम की यदि हम उपाधि की बात करते हैं तो इन्होंने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। ठीक, और यदि हम इसके साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप प्री के एग्जाम दे रहे हैं या मेंस के एग्जाम दे रहे हैं तो इसका साम्राज्य विस्तार और विजय अभियान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठते हैं वैसे ही जो है इन्होंने बैरागढ़, लंजिका, भन्नार, तलहारी को जो है अपने अधिकार में ले लिया था। फिर दूसरा विजय अभियान जो है, जो कि दूरवर्ती क्षेत्र ही है, बंगाल के डंडकपुर यानी कि मिदनापुर और आंध्र और खिमड़ी, ठीक है, ये सुदूर प्रदेशों पर चढ़ाई करता है और इसे अपने अधीन करता है। ठीक है, अपने साम्राज्य में सम्मिलित करता है। इसके साथ ही साथ नंदावली एवं कुक्कुट के राजा भी इसके अधीन जो है सत्ता स्वीकार करते हैं। वही विजय अभियान की यदि हम बात करते हैं तो जाजरदेव प्रथम जो है छिंदक नामवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम के साथ जो है युद्ध करते हैं और सोमेश्वर देव प्रथम को है पराजित करते हैं। ठीक है, और सोमेश्वर देव के साथ उसके पूरे परिवार को जो है बंदी बना लेते हैं, लेकिन उसकी माता गुण महादेवी के अनुरोध पर जो है जाजरदेव को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये है जाजरदेव के बारे से। देखिए मेंस में आएगा इसके बारे से लिखने को, तो इतना जो टॉपिक पॉइंट जो मैंने आपको बताया है उतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरमदेव का मंदिर किस गांव में स्थित है? यदि हम भोरमदेव के मंदिर की बात करते हैं तो ये जो है छपरी नामक स्थान से संबंधित है, चौरा ग्राम में। ठीक है, तो चौरा ग्राम छपरी में जो है भोरमदेव मंदिर है। यदि हम भोरमदेव मंदिर की बात करते हैं तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया इसका निर्माण जो है 1089 ईस्वी में होता है। ठीक है, चौरा ग्राम जो कि कबीरधाम जिला में पड़ता है, शासक जो है गोपाल देव है, निर्माणकर्ता जो है लक्ष्मण देव राय है। कौन सा वंश से संबंधित है? तो फरीनाग वंश, शैली, नागर शैली, चंदेल शैली और सप्तभूमि शैली है। इसे जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है और इसे जो है कलर तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक, तो ये प्रमुख पॉइंट है भोरमदेव मंदिर के बारे से, आप इसे जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन, माणिक देवी का भक्त कौन सा छिंदक नागवंशी शासक था? यदि हम माणिक देवी की बात करते हैं तो माणिक देवी का जो है भक्त है जगदेव भूषण है। तो जगदेव भूषण जो है माणिक देवी की भक्त है। ठीक है, और यही माणिक देवी जो है बाद में दंतेश्वरी देवी का रूप लेती है। अगला क्वेश्चन, बारसूर में मामा भांजा मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? देखिए ऐसा तो इसका कोई खास जानकारी नहीं मिलता कि इस शासक के काल में हुआ था, लेकिन इतना याद रखिए यह जो है छिंदक नागवंशी शासक के काल में हुआ था। लेकिन जो है मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो धारा वर्ष के शासन काल में इसका निर्माण हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, देखिए यदि हम छिंदक नागवंश से संबंधित और स्थापत्य की बात करते हैं तो चंद्रादित्येश्वर यानी कि चंद्रादित्य मंदिर, जिसे शिव मंदिर भी कहा जाता है, ये चंद्रादित्य के द्वारा निर्माण किया गया था, जो कि धारा वर्ष का सेनापति है। चंद्रादित्य सरोवर चंद्रादित्य के सेनापति धारावर्ष के द्वारा निर्माण किया जाता है, इसके बारे से मैंने आपको बताया ही था। 32वां मंदिर जो कि भगवान शिव का जुड़वा मंदिर है, इसे जो है गंग महादेवी यानी कि सोमेश्वर प्रथम की रानी जो है निर्माण कराती है। विशाल गणेश प्रतिमा बारसूर का बाणासुर नामक राजा के द्वारा कराया जाता है। नारायण पाल का विष्णु मंदिर सोमेश्वर प्रथम के द्वारा निर्माण कराया जाता है। मामा भांजा मंदिर बारसूर छिंदक नागवंशी शासक, इसी के बारे से अभी पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो संभवतः जो है धारावर्ष के द्वारा निर्माण कराया गया है। ढोलकर की गणेश प्रतिमा, देखिए ये पूछा गया था कि ढोलकर की गणेश प्रतिमा जो है किस जिला में स्थित है? दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। ये भी छिंदक नागवंशी शासक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरपुर के पांडु वंश के महाश्रीगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? तो यदि हम सिरपुर के पांडु वंश के महाश्रीगुप्त बालार्जुन के धर्म की बात करते हैं तो ये जो है शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखिए यदि हम महाश्रीगुप्त बालार्जुन की बात करते हैं तो ये सर्वधर्म संभाव के विचार पर भरोसा रखते थे और इसके शासन काल में जो है सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त था। अगला क्वेश्चन, बस्तर के काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? देखिए यदि हम बस्तर के काकतीय वंश की संस्थापक की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्नमदेव। अन्नमदेव मैंने आपको पहले बताया छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में परास्त कर जो है इस वंश की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? तो 1324 ईस्वी में जो है काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। यदि हम काकतीय वंश की बात करते हैं तो इसे चालुक्य वंश भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यदि हम काकतीय वंश की समान जानकारी की बात करते हैं तो इसका शासन काल जो है 1324 से 1961 ईस्वी तक बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला यह वंश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बस्तर में। यदि पूरे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कलचुरी वंश है। इसका शासन क्षेत्र जो है बस्तर, चक्रकोट, भ्रमरकोट है। संस्थापक जो है अन्नमदेव है। अंतिम शासक प्रवीरचंद भंजदेव है।
इसकी 4 प्रमुख राजधानियां हैं, याद रखिएगा। मंदोता जो कि प्रारंभ में नमदेव के द्वारा बनाया जाता है, चक्रकोट पुरुषोत्तम देव के द्वारा, बस्तर दिक्पाल देव के द्वारा, जगदलपुर दलपत देव के द्वारा। यदि हम इसकी कुल देवी की बात करते हैं, दंतेश्वरी देवी है। अभी मैंने आपको बताया कि माणिक देवी जो है बाद में दंतेश्वरी देवी के रूप लेते हैं। यदि हम दंतेश्वरी देवी की बात करते हैं तो ये शंखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक, तो देखिए बस्तर के लोकगीतों में जो है काकतीय वंश को जो है चालकी वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब से इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। देखिए इसमें जो है आपको संपूर्ण एग्जाम का तैयारी कराया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़, कंप्यूटर और करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।